तो इसमें सभी लोग जानते हैं कन्हैया यानी श्री कृष्ण जी जब छोटे से थे तो मिट्टी खाते थे, अर्थात कन्हैयालाल का जो रचना हो जाएगा वो माटी हो गई सोना। इस प्रकार से हम याद करते हैं। ऐसे रटना तो सब लोग रटते हैं, लेकिन रटते हैं भूल जाते हैं। 22 तारीख को सेकेंड मीटिंग में हुआ था और ये सामान्य हिंदी है। हम लोग थोड़ा सा इसके प्रश्नों को अच्छी तरीके से हल करेंगे और देखेंगे फिर आगामी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न आते हैं तो हम कैसे इसको आसानी से हल कर लेंगे। चलिए देखते हैं। ये पहला जो क्वेश्चन है इसमें दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक किसको माना है। जी हाँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक किसको माना है। चलिए तो देखिए, हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक कई लेखकों ने अपने अनुसार अलग अलग पुस्तकों को माना है। जैसे हिंदी की गद्य की जो प्रथम पुस्तक है वो उक्त व्यक्ति प्रकरण को भी माना गया है, जिसके लेखक दामोदर शर्मा जी हैं। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक कौन है, तो शुक्ल के अनुसार जो है ये एक अकबर के समय के कवि हुआ करते थे, कवि गंग। कवि गंग ने एक गद्य पुस्तक लिखी है जिसको रामचंद्र शुक्ल ने पहली पुस्तक माना है, और वह है चंद छंद वर्णन की महिमा। इसको ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक माना है। इसके लेखक कवि गंग हैं जो कि अकबर के समय में हुआ करते थे। तो इस प्रकार हमारा जो है पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी दूसरा वाला सही हो जाएगा। बात करते हैं इसमें एक यहाँ पर रचना दी गई है नासिकेतोपाख्यान। तो इसके लेखक सदल मिश्र हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट रचना है, इसको आप भूलिएगा मत। और इसके बाद भाषा योग वशिष्ठ नाम की भी एक रचना है, आप देख रहे हैं। तो भाषा योग वशिष्ठ के जो रचनाकार हैं वो हैं राम प्रसाद निरंजनी, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और एक अंतिम में बहुत फेमस रचना ये भी दी गई है सुख सागर। सुख सागर के लेखक हैं मुंशी सदा सुखलाल। तो चारों ऑप्शन आपने देख लिया। फिलहाल इसका जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए तो हम और आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें दिया है गुलाब राय की रचना मेरी असफलताएं की विधा क्या है। अब देखिए क्वेश्चन ये काफ़ी विद्यार्थियों को परेशान किया होगा, क्योंकि ये गुलाब राय की आत्मकथा है, स्पेशली आत्मकथा है। तो आत्मकथा कहीं ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है, पूरे ऑप्शन में कहीं नहीं आत्मकथा दिया गया है। तो सही कौन सा करें। तो गुलाब राय की जो मेरी असफलताएं हैं इसको निबंध भी माना जाता है, निबंध की श्रेणी में भी आता है। फिलहाल आपका जो है ये तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, निबंध। जी हाँ, ये निबंध सही हो जाएगा। और हम लोग कुछ बात करें तो प्रथम नाटक जो है वो नहुस को माना जाता है। हिंदी का प्रथम नाटक मौलिक नाटक नहुस है, जिसके लेखक गोपाल चंद्र गिरधर दास हैं, ठीक ना। और हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु माना जाता है, जिसके लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं, ये भी सब आप याद रखिएगा। पहली कहानी इंदुमती है किशोरीलाल गोस्वामी जी की, ये भी याद रखिएगा, ठीक ना। और इस प्रकार जो है ये क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्नों को। एक दिया है ब्राह्मण पत्रिका, इसका एक ही बार हम आपको बता रहे हैं, एक ही बार में आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा छात्रों। ब्राह्मण पत्रिका का संपादक कौन है, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखिए कौन ब्राह्मण हैं, बालकृष्ण भट्ट ब्राह्मण नहीं है, कमलेश्वर ब्राह्मण नहीं है, धर्मवीर भारती भी ब्राह्मण नहीं है। एक ऑप्शन आपको मिल रहा है प्रताप नारायण मिश्र, ये मिश्र हैं यानी ब्राह्मण हैं। तो एक आसान सा ये आइडिया है, ट्रिक है आपको याद करने का कि ब्राह्मण पत्रिका का संपादक एक ब्राह्मण ही हो सकता है, और वो कौन है, प्रताप नारायण मिश्र हैं। इस प्रकार चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा उपन्यास है, ये तो सही है, लेकिन क्वेश्चन इसका जो चारों ऑप्शन दिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया ऑप्शन दिया है इसमें। जो है देखिए, पहली बात तो हम बात करेंगे जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा उपन्यास है। तो इसमें एक ऑप्शन दिया है पुनर्नवा। पुनर्नवा जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही उपन्यास है। फिलहाल तो ऑप्शन 3 सही हो रहा है। त्यागपत्र और सुनीता, ये 2 उपन्यास बड़े महत्वपूर्ण हैं साथियों, ये जैनेंद्र कुमार के हैं। जी हाँ, जैनेंद्र कुमार के हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। एक है ऑप्शन आपका तट की खोज।
तट की खोज के लेखक हरिशंकर परसाई हैं, इसको भी याद रखिएगा। और रंगभूमि को कौन नहीं जानता, ये कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी का एक उपन्यास है। तो पुनर्नवा जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। त्यागपत्र जो है और ये जैनेन्द्र जी का है। रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद जी का है। तट की खोज हरिशंकर परसाई जी का है। चारों ऑप्शन हमने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं और देखिए है कुछ एक आइडिया, बेसिक आइडिया आप अपने मन में लाइए जिससे आपको लंबे समय तक याद रहे। तो कन्हैया लाल मिट्टी खाते थे तो माटी हो गई सोना, लेखक कौन हो गए, कन्हैया लाल। इस प्रकार से थोड़ा सा देखना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही है। इसको आप देखेंगे थोड़ा सा इसमें और रचना दिया गया है, जिसे दिया है विचार प्रवाह। तो विचार प्रवाह के लेखक जो हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है। परख आप जानते ही हैं, आपको शायद मैं कई बार बताया हूँ। इसके लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। परख, सुनीता, त्यागपत्र, इस सभी के लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। तो परख के लेखक जैनेन्द्र कुमार, विचार प्रवाह के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें एक साहित्य और समाज दिया गया है, इसको मुझे मिला दिनकर की रचना है। फिलहाल बहुत मैं इस पर कंफर्म नहीं हूँ, आप लोग खोजिएगा, इसको देखिएगा। और अगर बात करें इसका ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, माटी हो गई सोना। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है इस पेपर में दिया गया है। हाँ, ये क्वेश्चन दिया गया है, कहता है कि भारतेंदु युगीन कवि हैं, यानी भारतेंदु युग के कौन कवि हैं, ये आपसे पूछ लिया है। तो भारतेंदु युग के एक कवि हैं प्रेमघन, जिनका पूरा नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इनका एक आनंद कादम्बरी नाम से पत्रिका भी है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। तो भारतेंदु युग के कवि कौन हो गए, प्रेमघन जी हो गए, इसको आप लोग याद रखेंगे। और अगर हम लोग ऑप्शन बी की बात करें तो महादेवी वर्मा, ये छायावाद की कवित्री हैं, बहुत मशहूर कवित्री हैं। छायावाद के 4 स्तंभ हैं, चारों में जयशंकर प्रसाद हैं, निराला हैं और पंत हैं और एक महादेवी वर्मा हैं, ये आप याद रखिएगा। तो छायावाद कवित्री महादेवी वर्मा हो गई। इस प्रकार हम लोगों ने देखा। भवानी प्रसाद मिश्र की बात करें तो भवानी प्रसाद मिश्र जो है वो ये आपके प्रयोगवादी युग के कवि हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। प्रयोगवादी कवि हैं कौन, भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है। तो इस प्रकार हमने प्रश्न को देखा। तो इसका सही कौन सा ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा प्रेमघन, ये आप याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं तो एक बड़ा फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध रचना आपके सामने आ गई है, क्या है, हुंकार है। कौन नहीं इसको जानता। हुंकार जो है ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, आप सभी जान रहे होंगे। दिनकर जी की और भी मैं रचनाओं को बोलना चाहूँगा, आप एक बार सुन लें। तो इसमें है दिनकर जी की रेणुका है, कुरुक्षेत्र है, सामधेनी है, परशुराम की प्रतीक्षा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इतिहास के आंसू इनकी रचना है। और क्या है, और हम बात करें तो हारे को हरिनाम एक इनकी बहुत फेमस रचना है, नीम के पत्ते भी इनकी रचना है। और मैं इनकी रचनाओं के बारे में बात करना चाहूँगा तो रसवंती इनकी रचना है, द्वंद्व गीत इनकी रचना है और रश्मरथी इनकी रचना है, नील कुसुम इनकी रचना है। एक रचना इनकी है दिल्ली, एक उर्वशी है जो कि एक नाटक है, जयशंकर प्रसाद का भी उर्वशी है, वो कविता है, चंपू है, ये नाटक है। और आप देखेंगे तो आत्मा की आंखें, और आप देखेंगे धूप और धुआं बड़ी इंपॉर्टेंट रचना है, नीम के पत्ते इनकी रचना है। और सबसे इम्पोर्टेंट रचना है, आप ध्यान देंगे इतिहास के आंसू। जी हाँ, ये इनकी बहुत फेमस रचना है, इतिहास के आंसू। तो ये सभी दिनकर की रचनाएं हैं, इसको आप लिख लीजिए और कहीं पर भी चार्ट पे लिख कर चिपका दीजिए, तो आपको हमेशा याद करने में आसानी होगी। अच्छा, ये हो गया। तो हुंकार किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर। आपका यहाँ तो ऑप्शन बी सही हो जाता है जी, यहाँ तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। और हम कुछ बात आपसे करना चाहेंगे पंत जी की रचनाओं के बारे में। जी हाँ, सुमित्रानंदन पंत जी की रचनाओं में, इनकी रचनाओं को आप एक बार सुन लीजिए, जिसमें ग्रंथि है, बीड़ा है, पल्लव है, पल्लविनी है, युगांत है, युगवाणी है, ग्राम्या है, उच्छ्वास है, बीड़ा है, स्वर्णधूलि है। और एक रचना इनकी है चिदम्बरा, जिस पर इनको यामा का पुरस्कार मिला हुआ है, चिदम्बरा जिस पर इनको ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला है। मुझे यामा आ गया दोस्तों, क्योंकि महादेवी वर्मा की रचना है यामा, उस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। तो इनकी रचना है चिदम्बरा, इस पर ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला है। लोकायतन इनकी रचना है और इनकी रचना युगपथ है। ऐसी कुछ फेमस रचनाएं इनकी हैं, इनको आप जरूर ध्यान में रखिए। और बात करेंगे अज्ञेय, तो अज्ञेय भी एक माने जाने कवि हैं। इनका पूरा नाम पहली बात आप याद कर लीजिए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनकी रचनाएं हैं। तो सबसे फेमस रचना मुझे जो बहुत फेमस लगती है, अच्छी लगती है, हरी घास पर क्षण भर, भग्नदूत इनकी रचना है। इसके बाद इत्यलम, ध्यान दीजिएगा, छोटी ई ता या और ला और माँ,
ये इनकी रचना है इत्तिलम, बहुत फेमस रचना है साथियों। इसके बाद है इनकी रचना पूर्वा, आंगन के पार द्वार, इंद्रधनुष रौंदे हुए, सुनहरे सैवाल, कितनी नाव में कितनी बार, बड़ी फेमस रचना है। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, बड़ी फेमस रचना है। तो ये सभी आप याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मुक्तिबोध की। तो दो रचना मैं मुक्तिबोध की आपको बताना चाहूँगा। इसमें है चाँद का मुँह टेढ़ा और भूरी भूरी खाक धूल। ये जिसमें फेमस है चाँद का मुँह टेढ़ा, ये इनकी फेमस रचना है। किसकी? मुक्तिबोध की। तो मुक्तिबोध का पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध, इनको भी आप याद रखिएगा। तो हमने जो है हर प्रश्न की तरफ आपको जो है थोड़ा सा आपका रुझान बढ़ाया, हर प्रश्न हर ऑप्शन को समझाया। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आया है इंटर के पेपर में सेकेंड मीटिंग में। क्वेश्चन वास्तव में थोड़ा दमदार था, बच्चे जो बढ़िया से पढ़े होंगे वही सही कर पाए होंगे। अगला दिया है प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं, ये दे दिया है। प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन हैं? तो ये तो आपको जो है जब आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, सबयुग पढ़ेंगे, आदिकाल, इसके बाद भक्तिकाल, रीतकाल, आधुनिक काल। आधुनिक काल में भी 6-7 युग आपको मिलेंगे, जैसे भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, उसके बाद छायावादी युग, छायावादोत्तर युग, है ना, उसके बाद प्रगतिवादी युग, प्रयोगवाद युग, नई कविता युग, ये सब आप पढ़ोगे, षठोत्तरी कविता युग, तभी आपको इसका ये क्वेश्चन आप सही कर पाओगे, है ना। फिलहाल इसमें जो दिया है प्रयोगवादी जो कवि हैं वो हैं शमशेर बहादुर सिंह, याद रखिएगा। आपका यहाँ पर ऑप्शन चौथा सही होगा। प्रयोगवादी जो कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह हैं। और ये जो तार सप्तक था, दूसरे तार सप्तक के कवि हैं, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तार सप्तक का चलन जो है वो अज्ञे जी ने किया था और 4 तार सप्तक चले थे। तार सप्तक के बारे में अब आगे हम बता रहे हैं, क्वेश्चन लगा हुआ है। और देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन चौथा सही हो जा रहा है, तो चौथा ऑप्शन सही करेंगे। इसके बाद जो आपको 3 कवि नज़र आ रहे हैं, ये केदारनाथ अग्रवाल हैं, त्रिलोचन है, नागार्जुन हैं। ये तीनों के तीनों जो कवि हैं, ये तीनों कवि बहुत फेमस कवि हैं साथियों। और ये छायावादोत्तर काल के कवि हैं, जिसका समय चलता है 1936 से 1942 तक, उसी काल के कवि हैं। छायावादोत्तर काल के कवि हैं, 1836 के बाद के कवि हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसमें आपका ऑप्शन कौन सही होगा? तो ऑप्शन चौथा सही होगा, शमशेर बहादुर सिंह, यही प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि हैं। अब आइए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है तीसरा तार सप्तक को लेकर क्वेश्चन है। तो यहाँ हम आपको तार सप्तक के बारे में पूरी जानकारी देना चाहेंगे। तार सप्तक को थोड़ा सा ध्यान से आप सुन लीजिए। ये जो पहला तार सप्तक, उसको पहली बात तो पहले तार सप्तक को पहला तार सप्तक नहीं कहा जाता, उसको केवल तार सप्तक कहा जाता है। ये आप जान लीजिए, केवल तार सप्तक कहा जाता है, प्रथम तार सप्तक नहीं कहा जाता। ध्यान दीजिए, क्योंकि तार सप्तक जब बना था तो पता नहीं था कि और भी बनेगा, इसलिए उसका नाम केवल तार सप्तक रखा गया था। और ये पहला जो तार सप्तक है वो 1943, जी हाँ, 1943 में प्रथम तार सप्तक का निर्माण होता है। अज्ञे जी ने बनाया था। ये 7 कवियों का दल था और कुछ नहीं था। तो इसमें 7 कवि शामिल थे, उसकी शुरुआत हुई थी। यहाँ ऑप्शन में दिया भी गया है। 1951 में जो है ये दूसरा तार सप्तक था। 1943 में आप जान ही चुके हैं पहला तार सप्तक था। और तीसरा तार सप्तक जो कि यहाँ पूछ रहा है, अगर हम तीसरे तार सप्तक की बात करें तो तीसरा जो तार सप्तक था वो 1959 में शुरू होता है। यानी आपका ऑप्शन तो ये वाला सही होगा, ऑप्शन पहला सही होगा, 1959। और इस प्रकार जो है एक चौथा तार सप्तक भी बना हुआ था विद्यार्थियों, वो 1979 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो यहाँ उसका दिया नहीं है, वो 1979 ईस्वी में चौथा तार सप्तक शुरू हुआ था। इस प्रकार चारों तार सप्तकों का समय आपको याद रहना चाहिए। पहला तार सप्तक 1943, दूसरा तार सप्तक 1951, तीसरा तार सप्तक 1959 और चौथा तार सप्तक 1979। ये 4 तार सप्तक अज्ञे के संपादकत्व में, अज्ञे की अध्यक्षता में चलाए गए थे। इसको आप लोग याद रखेंगे, नोट कर लेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, देखिए इंटर के पेपर में इसको पूछ लिया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या दिया है पल्लव से उद्धृत कविता परिवर्तन के रचयिता कौन है। तो पहली बात तो आपको याद होना चाहिए पल्लव के रचनाकार कौन है। तो पल्लव, पल्लविनी, ये सभी रचनाएं आप जानते हैं सुमित्रानंदन पंत जी की हैं। और भी इसमें बात करेंगे हम लोग तो इसका फिलहाल ऑप्शन जो है ऑप्शन बी सही हो जा रहा है। और हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर हम थोड़ा सा महादेवी वर्मा की रचनाओं को जो है बताना चाहेंगे।
वर्मा की रचनाओं में निहार, रश्मि नीरजा, सांदगीत और यामा, जिस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1982 में, दीपशिखा और सप्तप्राणा, ये महादेवी वर्मा की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इसको भी आप लोग याद में रखेंगे। और बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग जयशंकर प्रसाद की रचनाओं के बारे में। तो जयशंकर प्रसाद रचनाएं हैं उर्वशी है, वनमिलन है, अयोध्या का उद्धार इनकी फेमस रचना है, शोको श्वास है, प्रेम पथिक है, कानन कुसुम है, चित्रधार है, झरना है, आंसू लहर कामायनी है, और इनकी भी एक रचना है उर्वशी। जी हाँ, दिनकर की भी उर्वशी वो नाटक है। और जो जयशंकर प्रसाद की उर्वशी है, यह उर्वशी जो है नाटक नहीं है, यह एक काव्य है और चंपू काव्य है। ध्यान रखेंगे, ये चंपू काव्य है। तो जयशंकर प्रसाद के बारे में आपने जान लिया। और थोड़ा सा हम निराला की रचनाओं पर भी जो है प्रकाश डालना चाहेंगे। इनकी रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका। इनकी एक रचना है तुलसीदास, बड़ी फेमस है। जी हाँ, निराला जी की एक रचना है तुलसीदास, इसको भी बहुत बार पूछा गया है परीक्षा में। तो तुलसीदास इनकी रचना होगी। इनकी एक रचना है कुकुरमुत्ता, जूही की कली, अरिमा, अपरा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीतगुंज, सांध्य कांकली, ये सब निराला जी की बहुत फेमस रचनाएं हैं। तो इस प्रकार हमने जो है देखा, चारों ऑप्शनों को हमने देखा। और अब समय है आगे बढ़ने का, तो आगे बढ़ते हैं। और अब कुछ क्वेश्चन हैं जो अलग टाइप के हैं। जैसे इसमें दिया है निम्नलिखित शब्दों का सही अर्थ का चयन कीजिए। तो सही अर्थ का चयन करना, यहाँ शब्द दिया है अम्ब और अम्बु। जी हाँ, अम्ब और अम्बु। तो अम्ब जो है वो माता का पर्यायवाची है, अम्बु जो है वो करने वाला, अम्ब जो है पानी का। तो माता और पानी, देखेंगे माता और पानी। इस प्रकार आपका ऑप्शन जो है बी सही होगा इसका। अम्ब पानी का और अम्ब माता का पर्यायवाची होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बादल का एक बार फिर से हम बताएंगे, अम्ब नहीं अम्बुद होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन इसका बा सही हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। ये शब्द दिया है, फिर देखिए निकालती है भवन और भुवन। तो भवन माने जो है घर होता है, भुवन माने संसार होता है। तो ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भवन मतलब घर और भुवन मतलब संसार। आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर अगला दिया है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। तो इनका जो है दो दो अर्थ लिखना है। हम आपको बता दे रहे हैं कि वारिद का दो अर्थ क्या होता है। एक तो होता है वारिद माने बादल। जी हाँ, एक अर्थ इसका होता है बादल, और दूसरा अर्थ इसका होता है, समझ लीजिए सबके लिए इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन की परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो है वारिद का जो दूसरा अर्थ होता है वो होता है मौजूद या आने वाला। जी हाँ, मौजूद या आने वाला। ये दो अर्थ हमने आपको दे दिया। द्विज देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको कंपटीशन की परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। द्विज का हम आपको अर्थ बता रहे हैं। द्विज का अर्थ दांत भी होता है और ब्राह्मण भी होता है। तो दांत होता है, ब्राह्मण होता है। और द्विज का अर्थ जो है वो पक्षी भी होता है, दांत भी होता है, आप जान चुके हैं। तो पक्षी, दांत, ब्राह्मण और श्री गणेश का भी पर्यायवाची द्विज है। तो ये जो है आप याद रखिए, इसका कई अर्थ हमने आपको बता दिया। अब हम बताएंगे आपको मित्र का अर्थ। जी हाँ, मित्र का अर्थ बताएंगे। तो मित्र का अर्थ सूर्य होता है, दोस्त होता है, सहयोगी होता है। तो दोस्त तो आप जानते हैं, लेकिन सूर्य नहीं जानते थे अब तक। सूर्य जो है वो मित्र का मतलब सूर्य भी होता है, ये भी आप जान लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन कीजिए। तो दिया क्या है थोड़ा देखेंगे आप ध्यान से। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन कीजिए। जिसका कहीं अंत ना हो। जी हाँ, जिसका कहीं अंत ना हो। तो आसान क्वेश्चन है अनंत, जिसका अंत ना हो अनंत। यहाँ आपको हम खास चीज़ बताना चाहेंगे। देखिए, जब कोई ऐसा शब्द हो जिसके शुरुआत में आ हो तो उसमें अन जुड़ता है, आप ध्यान देंगे तो ये अनंत हो जाता है। और जब कहीं कोई व्यंजन का अक्षर हो, स्वर ना हो, जैसे भाव हो, तो उसमें आ जुड़ता है तो यह भाव हो जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो अनंत आपका आंसर हो गया। अनंत का मतलब ये होता है कि जिसका कहीं अंत ना हो। और आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। तो यह है कम बोलने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है। ये भी बहुत ही अच्छा शब्द है। कम बोलने के लिए जो शब्द होता है वो मितभाषी होता है। जी हाँ, मित जो है भाषी होता है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये हमने जो है इंटरमीडिएट के हिंदी के पेपर जो 22 तारीख 2024 में आया हुआ था, क्वेश्चन थोड़े से टफ थे, लेकिन क्वेश्चन बड़े अच्छे थे। इनका अध्ययन अगर हम लोग बढ़िया से कर लेते तो आगे चल के कंपटीशन की परीक्षाओं में भी हमारे काम आने वाले हैं। तो साथियों, इस
क्लास में बस इतना ही। आगे फिर मिलते हैं आगे एक दूसरे क्लास में। और एक हमारा नया चैनल भी है, टेक चैनल है, उसको हम आपसे आग्रह करेंगे उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम है TECH और G, ये चैनल का नाम है, इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इस पे तमाम आपके जो जीवनोपयोगी चीज़ें हैं उसको हम अपने हिसाब से आपको बताते रहते हैं, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।